हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, पिछली 2 क्लास में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में। उससे पहले मैंने बताया था कि आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कौन से एलिमेंट होते हैं? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट मतलब जो कि पावर को गेन करते हैं, अपने पास कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो होते हैं पैसिव एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आर, प्रतिरोध। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने पिछली 2 क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ हमने चर्चा की थी। अब उसके बाद है हमारा इंडक्टर। ठीक है, आज की इस क्लास में हम जानेंगे इंडक्टर किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार उसका बिहेव है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएँ। ठीक है, उसे किस प्रकार हम सर्किट में लगाते हैं, किस प्रकार सर्किट के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन उसके बनाते हैं। तो जो चीज़ें हमने रेजिस्टेंस बेस पे सीखी थी, अब चेंज होगा इंडक्टर। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक इंडक्टर के बारे में देखें। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? इंडक्टर। क्या है? इंडक्टर, प्रेरित्र। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? प्रेरित्र। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो इंडक्टर को बनाते कैसे हैं? ठीक है, इंडक्टर को कैसे इसका निर्माण किया जाता है। जब कोई आप एक सीधी वायर लेते हो, अगर सीधी वायर है किस चीज़ की? कॉपर की, तो वह एज ए कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। ठीक है, क्या है? कंडक्टर। आप धीरे धीरे उसकी सीधे वायर को ऐसे ऐसे टर्न दे दो। क्या दे दी? टर्न दे दी, मतलब स्प्रिंग के आकार का उसे, उसकी लेंथ को कम कर दिया, स्प्रिंग के अनुसार बढ़ा दिया। ठीक है, अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा, ये क्या कहलाता है? इंडक्टर। ये हमारा क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाएगा। देखो, हमने कुछ वायर थी, उस वायर को क्या किया? टर्न दी। धीरे धीरे अगर टर्न दे के एक स्प्रिंग के आकार का बना देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर। अब इस इंडक्टर में, और ये जो आपकी पहले ये वायर थी इस लेंथ की, ये क्या थी? लेंथ है। ये क्या आपकी वायर है। ठीक है, इसमें और इसकी प्रॉपर्टीज में अब काफ़ी फर्क आ गया। फर्क आने का मतलब ये है, पहले ये वायर थी आपका प्रतिरोध की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब ये इंडक्टर बन गया। ठीक है, अब इसके गुण चेंज होंगे। ठीक है ना, देख सकते हो कैसे चेंज गुण होंगे, उनके हम डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंडक्टर कैसे बनाते हैं। इंडक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है, आगे देखें। तो ये हमारा क्या बन गया जी? इंडक्टर बन गया। ठीक है, अब हम इसे क्या बोलते हैं? इंडक्टर। अगर ये एक है ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, तो हम इसे इंडक्टर बोल रहे हैं। एक टर्न दे दिया, इंडक्टर हो गया। अब इंडक्टर को छोटा रूप क्या है जी? कॉइल। क्या होती है? कॉइल। ठीक है, कॉइल भी इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, एक कॉइल है यहाँ। ठीक है, कौन सी है? एक कॉइल। एक कॉइल का मतलब ये है, छोटे छोटे इंडक्टर जोड़ के क्या बनाई जाती है? आपकी कॉइल बनाई जाती है। अब देखो, मैंने काफ़ी इंडक्टर एक साथ जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगी? आपकी कॉइल। कॉइलों को जोड़ के आपकी क्या बनाई जाती है? वाइंडिंग। वाइंडिंग नाम तो सबने सुना होगा। कॉइलों को जोड़ के क्या बनाई जाती है? वाइंडिंग। वाइंडिंग आप कहाँ करते हो? जितनी भी अपनी मोटरें हैं, जनरेटर है, सीलिंग फैन है, ठीक है, कूलर की मोटर है, सभी जितनी भी हमारी मोटर हैं वो किस किस बेस पे आधारित है? वाइंडिंग। ठीक है, तो वाइंडिंग का निर्माण कहाँ से हुआ? इंडक्टर से वाइंडिंग का निर्माण हुआ था। चलिए बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं। अब इंडक्टर के क्या प्रॉपर्टीज हैं? जिस प्रकार करंट के रास्ते में ये रुकावट डालता था प्रतिरोध, तो इंडक्टर क्या करेगा? ठीक है, हम देखते हैं इंडक्टर। क्या देखते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर की परिभाषा अगर लिखनी है आपको, या कुछ पूछे परिभाषा कैसी होगी, तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करें, ये क्या करता है जी? करंट के परिवर्तन में
रुकावट डालता है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे जैसे आपका करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी ना, तो उस वैल्यू को कम ज़्यादा होने की बेस पे ही रुकावट डालता है। ठीक है, चेंज द रेट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट, करंट के परिवर्तन में, करंट की जो वैल्यू है आपकी परिवर्तित होती रहती है, उसके मान में क्या करता है, ये बाधा डालता है। देखो सर्वप्रथम आपने क्या किया, ये इंडक्टर बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सप्लाई दे दी, कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई दे दी। ठीक है, एसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया। अब वहाँ पे आपको पता है एसी सप्लाई कैसी होती है जी, हमारी साइनसोइडल वेव होती है, ऐसी ऐसी होती है ना। इसकी वैल्यू ये, यहाँ पे कुछ वैल्यू जीरो है, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद जीरो, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद जीरो। तो सेम पोजीशन यहाँ होगी, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा जी। ठीक है, और जब ये कोयल आप बना देते हो, पहले बता देता हूँ, जब ये आप कोयल बना देते हो तो इसका जो आर है ना, आर क्या होता है, कम, और जो इंडक्टर है इसका गुण आ जाता है इंडक्टेंस। क्या आ जाता है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस का गुण आ जाता है जी। ठीक है, आर क्या है और इंडक्टेंस का क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा। फिर यहाँ से देखो आपका करंट गया इस कॉइल में गया सबसे पहले स्ट्रैंड। अब जब तक यहाँ पहुँचा तब तक करंट इसी कम चाहिए था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा तो करंट की मात्रा बढ़ती जाएगी, 1 2 3 एम्पीयर ऐसे। ठीक है, तो जो ये वैल्यू में चेंज हो रहा है, इस चेंज के परिवर्तन में क्या करता है, ये रुकावटें डालता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से कम आना या फिर कम आना या फिर ज़्यादा जाना। ठीक है, उसमें क्या करता है, ये रुकावटें डालता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखो, ठीक है, रुकावट डालता है। अब इसका सिंबल बना देते हैं, किसके द्वारा इसे दर्शाते हैं, सिंबल बनाओ। सिंबल इसका यही है, आपने कॉइल बनाई थी, इस प्रकार इसे हम सर्किट में दर्शाते हैं। अगर कई सर्किट में लगाना हो तो इस प्रकार आप सर्किट में इसे लगाते हो। दर्शाते किसके द्वारा है, जिसे एल के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, एल के द्वारा दर्शाया जाता है। इंडक्टेंस अगर आपको कहीं लिखा है तो एल के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसकी इकाई होती है, क्या होती है इसकी इकाई, यूनिट। इकाई क्या होती है इसकी, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। जैसे ये प्रतिरोध को हम ओम में पढ़ रहे थे, आर से दर्शा रहे थे, सिंबल उसका कुछ अलग था, ये पढ़े थे। ये सब चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, किस में दर्शाए जाते हैं, हेनरी में। अब हेनरी क्यों नाम रखा जी इसका, 19वीं शताब्दी में अमेरिकी साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट, अमेरिकी साइंटिस्ट, कौन, जोसेफ हेनरी। कौन थे, जोसेफ हेनरी से इसके बारे में जानकारी दी थी। कौन था जानकारी देने वाला, जोसेफ हेनरी। अमेरिकी का एक वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी, जिन्होंने सर्वप्रथम इंडक्टर के बारे में बताया था। क्या बताया था, इंडक्टर के बारे में उसने बताया था। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए भी, उस वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए इकाई क्या रख दी, हेनरी रख दी। क्यों रख दी, क्योंकि उस वैज्ञानिक का सम्मान भी करना होता है ना। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ कोई व्यक्ति निकाल के देता है तो उसको सम्मानित किया जाता है। तो इसको सम्मानित करने के लिए इसकी इकाई क्या रख दी गई, हेनरी रख दी गई। ठीक है, अब इंडक्टर हो गया, पता चल गया आपको। अब आगे देखो इसका क्या कार्य है। ये था जी हमारा इंडक्टर। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोला था इसका प्रतिरोध क्या होगा जी, कम होगा। इसका जो इंडक्टेंस होगा, प्रतिरोध कम, इंडक्टेंस ज़्यादा। ठीक है, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। तो इंडक्टेंस क्या है जी, ये तो इंडक्टर है, इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस है इसका XL। जितनी ये बाधा डालता है, जितनी बाधा डालता है किसके रास्ते में, करंट के मार्ग में, करंट के मार्ग में। इंडक्टर का वह गुण, इंडक्टर का वह गुण जिसके द्वारा वह करंट के रास्ते में रुकावट डालता हो। कॉइल जितना भी प्रभाव अपना छोड़ रही है, मतलब करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टेंस बोल रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस। ठीक है, अब इंडक्टेंस को किसके द्वारा दर्शाते हैं, XL के द्वारा इंडक्टेंस को
दर्शाया जाता है। इंडक्टेंस को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक्स एल के द्वारा। अब आपको इंडक्टेंस अगर निकालनी है तो आप किस प्रकार निकालोगे? एक्स एल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है, या फिर ओमेगा एल, ठीक है, 2 पाई एफ एल या फिर ओमेगा एल, 2 पाई एफ एल या फिर ओमेगा। ये दो का दो फिक्स है, ये पाई की वैल्यू फिक्स है। एफ होता है जी फ्रीक्वेंसी, एल होता है जी आपकी इंडक्टर की, जो हेनरी में आपको दी होती है, इंडक्टर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, हेनरी में आपको इसके यूनिट है जो हेनरी में दी होगी, वो आप यहाँ फाइंड करके इसका प्रतिरोध निकाल सकते हो। भाई कितनी बाधा उत्पन्न कर रहा है ये, ठीक है, कितनी बाधा उत्पन्न कर रहा है निकाल सकते हो ना। भाई जितनी बाधा प्रतिरोध लगा रहा था वो हमें डायरेक्ट पता था, लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है ना, एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है। किसी सर्किट में सेम इंडक्टर की लेंथ की इंडक्टर है, मतलब इतनी लंबाई है, 50 फ्रीक्वेंसी पे लगाई हो और दोबारा उसको 100 पे लगाई हो फ्रीक्वेंसी अगर हाइएस्ट कर दोगे तो आपका एक्सएल का गुण है जो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ेगा? इंडक्टेंस बढ़ेगा और हमारे करंट के रास्ते में रुकावट जो होगी वो ज़्यादा उत्पन्न होगी। किसके द्वारा? इंडक्टर के द्वारा, इंडक्टेंस के द्वारा, ठीक है। अब इंडक्टेंस की इकाई क्या है जी? एक्सएल की इकाई, इंडक्टेंस की इकाई क्या है जी? देखो है जी, प्रतिरोध काम कर रहा है तो प्रतिरोध की इकाई थी, तो इसकी इकाई भी क्या होगी? ओम, ठीक है। वो है इंडक्टर जो करंट के परिवर्तनों का अपोज करता है, कि ठीक है, उसका क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है, ठीक है। क्या करता है? उसका विरोध करता है, करंट के मान में परिवर्तनों का विरोध, करंट के मान में परिवर्तनों का विरोध जो करता है वो कौन है? इंडक्टर। और जो करंट के वास्ते में राधा रुकावट करेगा, कुछ ना कुछ इसका प्रतिरोध भी होगा भाई, ठीक है। तो उसे हम प्रतिरोध नेटवर्क के एक्सएल बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टर में क्या बोला जाता है? उसको एक्सएल। एक्सएल क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक्सएल की इकाई क्या है? ओम। एक्सएल की इकाई क्या है? ओम। और इंडक्टेंस को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? एक्सएल द्वारा दर्शाते हैं। अगर कहीं लिखा है एक्सएल तो वो क्या है? इंडक्टेंस है, ठीक है, वो क्या है? इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस की इकाई क्या है? ओम, ठीक है। इतना पता चल गया होगा। चलिए, अब आगे देखो जी, ये हमारा क्या था? इंडक्टर था, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ एक्सएल होगा ना एक्सएल, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने क्या किया जी? यहाँ सप्लाई दे दी, एसी सप्लाई दी, ठीक है। एसी सप्लाई देने के बाद इसका कुछ ना कुछ एक्सएल है, तो सीधी सी बात है भाई, करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर करंट फ्लो करता है तो सर्वप्रथम करंट इस मार्ग में जाएगा, ऐसे 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 घूमेगा ना, धीरे धीरे। स्टार्टिंग में यहाँ से चला, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये जो काम मैंने पीछे बताया था, वो करंट का अपोज करना या फिर एक्सएल के द्वारा जो इसका प्रतिरोध है वो करंट को रुकावट डालना, वो कार्य कर चुका है, ठीक है। अब आपको देखना ये करता क्या है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, अपना जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर क्या करता है? ऊर्जा संग्रहित करता है, ऊर्जा संग्रहित करता है, मतलब ऊर्जा को स्टोर भी करता है। संग्रहित का मतलब है संग्रहण करता है, ठीक है। संग्रहण करने का मतलब देखो, यहाँ से आपकी इनपुट सप्लाई दी, आपने कौन सी सप्लाई है? यहाँ पे एसी है, तो कौन सी है? इलेक्ट्रिकल। यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद आपने क्या दिया? एसी होती है ना, वो कैसी चलती है? इस प्रकार चलती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा टर्नों के अंदर, तो आपको याद आएगा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। कौन सा नाम आएगा? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। उसने क्या बताया था जी उस वैज्ञानिक ने? फैराडे ने अपने 2 नियम दिए थे।
उन्होंने बताया था जब किसी, ठीक है, जब किसी भी धारावाही चालक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक में ईएमएफ उत्पन्न होती है, ठीक है। बस उसने सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ। उसने बताया था कोई दो परमानेंट चुंबक हैं, उसके अंदर आप कोई कंडक्टर रख रहे हो, दो आपकी चुंबक हैं, उसके अंदर कंडक्टर रख रहे हो, या तो एक चुंबक को घुमा दो या फिर उस कंडक्टर को घुमा दो। क्या करना है, आपकी दो चुंबक हैं एन और एस, यहाँ पे क्या रखा है जी, आपका कंडक्टर रखा है इस प्रकार, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों में से ना आपको एक चीज़ को घुमाना है, दोनों में से किसी एक को घुमा दो, दोनों में से एक को घुमा दो, तो जो घूमेगा ना, जो घूमेगा उस कौन सा भी घुमा दो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी ने घुमा दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घूमने के बाद जो हमारा कंडक्टर ना, कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो चालक के अंदर क्या होगी, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। अब देखो यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, करंट हमारा इसी साइनसोइडल वेव में जो घूम रहा है, परिवर्तित हो रहा है, यहाँ से घूमता घूमता यहाँ आगे पहुँचेगा, ठीक है, पहुँचेगा ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, पोलैरिटी बनेगी, तो ये चुंबकीय बनेगी, चुंबकीय रेखाएं बनेगी, चुंबकीय रेखाएं बनेगी। चुंबकीय रेखाएं बनने के बाद ये चुंबकीय रेखाएं को काटेगी कंडक्टर को, कंडक्टर को काटेगी तो कंडक्टर में क्या होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी। क्या होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी। देखो करंट फ्लो करें, करंट फ्लो करने से वेरी करंट है तो चुंबक उत्पन्न होगा, चुंबक अगर उत्पन्न हुआ तो फिर क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न होगी, ठीक है, एक वोल्टेज इंड्यूस होगी, मतलब इसके अंदर एक वोल्टेज का निर्माण होगा। अब देखो जी, सर्वप्रथम हमारा क्या हुआ, चुंबक उत्पन्न हुआ, ठीक है। चुंबक किस पे डिपेंड है, चुंबकीय फ्लक्स। सबसे पहले हमारा क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स बना था, यहाँ से करंट गया तो चुंबकीय फ्लक्स बना। चुंबकीय फ्लक्स कौन किससे दर्शाते हैं, फाई, इसकी इकाई क्या है, वेपर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाते फाई से, इकाई क्या है, वेपर, ठीक है। अब ये किसके समानुपाती होगी, ये समानुपाती होगी जी आपकी आई और एल। किसके समानुपाती होगी, आई और एल। जितनी बड़ी आपकी कॉइल है या फिर आपका इंडक्टर है, जितना लंबा आपका इंडक्टर है उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, जितनी ज़्यादा क्या आपका करंट दे रहे हो, ठीक है, जितना ज़्यादा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स। डायरेक्टली आप बोल सकते हो फाई बराबर है आई इंटू एल। अगर फाई डायरेक्टली समानुपाती पूछी जाए तो इसकी होगी आई की, अगर फाई पूछी जाए समानुपाती तो किसकी होगी, आई की, ठीक है। अगर पूछी जाए फाई बराबर तो किसकी होगी, आई और एल, ठीक है। फाई से बराबर होगा आई और एल। एल क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, इंडक्टर, और आई क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, आपका करंट। एक सेकंड रुकिए होगी, ठीक है। तो ये इतना आपका वर्क कर रहा है। अब यहाँ से आपने पढ़ लिया इतना सब कुछ, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल गया हमारा जो फ्लक्स है वो किस प्रकार कार्य कर रहा है या किस प्रकार हमारा उत्पन्न हो रहा है। फ्लक्स ऐसे ऐसे हमारा उत्पन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो फ्लक्स का आपको पता चलेगा, फ्लक्स समानुपाती है, फ्लक्स बराबर आई इंटू एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ उत्पन्न होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी उसे क्या बोला जाता है, ए के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ से आप उस वोल्टेज दे रहे हो, यहाँ पे ए उत्पन्न होगी, ठीक है। ये ए जो होगी वो किसके उत्पन्न होगी, इसके नियम के अनुसार फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम, ठीक है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार इसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होगी, ठीक है। जो ईएमएफ उत्पन्न होगी वो कैसी होती है, ईएमएफ आपको पता होगी, ये सीधी सी बात है, ये क्या कर रहे हैं, करंट का अपोज कर रहे हैं। तो आप E बराबर लिखोगे
d∅/dt, ठीक है। फ्लक्स वेरी कर रहा है ना, और कितने टाइम तक अपना फ्लक्स चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात किस पे डिपेंड होगा, कितने आपके टर्न है, ठीक है ना। टर्नों पे तो डिपेंड करेगा, कम टर्न है तो ईएमएफ कम, ज़्यादा टर्न है तो ज़्यादा, तो गुणा में n नंबर ऑफ टर्न। n क्या दर्शा रहे आपके टर्न, ठीक है। n क्या दर्शा रहे आपके टर्न दर्शा रही हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलेगी, d∅/dt, ठीक है। ईएमएफ क्या होती है, n के समानुपाती होती है, ठीक है। n लिख लो, या फिर अगर लिखना है n तो n लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि n भी तो इसकी लेंथ को दर्शाएगा, इंडक्टर की कितनी लंबाई होगी वो, या फिर n टर्न से। दूसरा आप इस प्रकार लिख सकते हो, d∅/dt इंटू n। अब देखो जी, जो यहाँ से ईएमएफ उत्पन्न होगी ना, जो यहाँ से ईएमएफ उत्पन्न होती है वो किसका काम करेगी, वो किस नियम के साथ चलेगी, वो चलेगी आपकी लेंथ के नियम के अनुसार, लेंथ के नियम के अनुसार चलेगी। उसकी दिशा क्या होगी, लेंथ के नियमानुसार उसकी दिशा होगी। कैसी, स्टार्टिंग में जो आपने वोल्टेज दिया, दी गई वोल्टेज के विपरीत होगी, दी गई वोल्टेज की विपरीत। विपरीत का मतलब है जो जिसको पैदा करता है वह उसी का विरोध करता है। ये नियम किसने दिया था, लेंज ने दिया था जी। क्या बताया था उसने, लेंज का नियम कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं लेंज का नियम, लेंज का नियम था कि जो जिसको पैदा करता है जो जिसको पैदा करता है वह उसी का विरोध करता है, वह उसी का विरोध करता है। जो जिसको पैदा करता है वह उसी का विरोध करता है। देखो यहाँ से जो कुछ वोल्टेज दी, यहाँ करंट बना, यहाँ जाके ईएमएफ उत्पन्न होगी, तो जो यहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगी वो ईएमएफ किसका विरोध करेगी, इसे वोल्टेज का विरोध करेगी, ठीक है। विरोध करेगी तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, जो ईएमएफ होगी हमारी वो क्या होगी, -L d∅/dt, या फिर -N d∅/dt वोल्ट, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होगी, और वो इसका फिर विरोध करेगी, ठीक है। इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। इसी को आपने क्या बोला था, बैक ईएमएफ का नाम दिया जाता है। जो आपकी जनरेटर वगैरह में जाके क्या बन जाती है, बैक ईएमएफ बढ़ जाती है, वो किसके अनुसार होती है, आपकी लेंज लॉ के अनुसार होती है, वापिस विरोध करती है, ठीक है। ये हम आगे मोटर में डिस्कस करेंगे। बैक ईएमएफ संपूर्ण जानकारी वहाँ आपको दी जाएगी। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूले थे, ठीक है। उसके बाद है कुछ, उसके बाद बताते हैं जी आपको, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा इंडक्टर। मैंने बताया था ये क्या करता है, ऊर्जा संग्रहित, ऊर्जा संग्रहित। अब देखो जी ऊर्जा संग्रहित किस प्रकार करता है। हमने पढ़ा था यहाँ करंट आ रहा है, कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, करंट आ रहा था। करंट आने से जब मैग्नेट के गुण तक ही हमें सीमित रखना है, जिसको क्या कर दिया इसने, ये क्या बना दिया, फाइव बना दिया, ठीक है। ऊर्जा संग्रहित का मतलब ऊर्जा को चेंज कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, यहाँ कौन सी आ गई, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी ये है जी, इसने चेंज कर दिया किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी। इसी को हम बोल रहे हैं ऊर्जा संग्रहित। अब जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2। मैग्नेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 Li² जूल, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 Li² जूल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एल क्या दर्शाता है जी, इंडक्टर। आई क्या दर्शाता है जी, करंट। और करंट के स्क्वायर पे डिपेंड है, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिकल एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी, फ्लक्स ज़्यादा बढ़ेगा, किसके समानुपात में, करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फ्लक्स जो है हमारा किस पे डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है।
ठीक है। तो आप बोल सकते हो 1/2 Li²। करंट जितना ज़्यादा दोगे मैग्नेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ऊर्जा संग्रहित उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखो यह ऊर्जा कब तक रहेगी? यह ऊर्जा जब तक रहेगी जब तक आप सर्किट में करंट देते रहेंगे, ठीक है। या फिर सर्किट में करंट रहेगा, जब तक आप इसको सप्लाई के साथ जोड़े रखोगे तब तक यह आपको मैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप सप्लाई को ऑफ कर देते हो, करंट को ऑफ कर देते हो, या फिर आपका हमारा कहीं से ओपन हो जाता है, तो ये आपका रुक जाएगा, ये आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये नियम, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं, तो ध्यानपूर्वक इन बातों को नोट करें और अपनी क्लास का आनंद लें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडक्टर में। इतनी जानकारी लेने के बाद आपको पढ़ना है इंडक्टर के कनेक्शन। क्या पढ़ने हैं? इंडक्टर के कनेक्शन या सर्किट डायग्राम। आप देखो जिस प्रकार हम प्रतिरोध को सीरीज और पैरेलल में जोड़ रहे थे, किसमें जोड़ रहे थे? सीरीज और पैरेलल में जोड़ रहे थे। सीरीज पैरेलल में जोड़ने से हमारा प्रतिरोध इंक्रीज हो रहा था, या फिर जो हमारी प्रतिरोध इंक्रीज हो रहा था सीरीज में। पैरेलल में जितने ज़्यादा प्रतिरोध लगाते हो, प्रतिरोध जो हमारा ऑल ओवर प्रतिरोध था वो कम हो रहा था, करंट डिवाइड हो रहा था, किसी में वोल्टेज सेम थी, किसी में वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसी प्रकार अगर आपको दो इंडक्टर जोड़ दीजिए, ये फर्स्ट इंडक्टर है, ये सेकंड इंडक्टर है, मैंने किसमें जोड़ दिए? सीरीज में जोड़ दिए। किसमें जोड़ दिए? सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है। सीरीज कनेक्शन के लिए आपको बता देता हूँ, ये आपका कौन सा कनेक्शन है? सीरीज, SERI, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज में आपको इसकी कुछ ना कुछ L बराबर दिया होगा, इसका L बराबर दिया होगा, ठीक है, या फिर L1 दिया है, ये L2 है, तो आपसे पूछा जाएगा टोटल L क्या होगा? टोटल L बराबर होगा L1 प्लस L2 डायरेक्ट LN तक। तो जैसे जैसे आप प्रतिरोध में टोटल R निकाल देते हैं, L1, L2, L3 सीरीज कनेक्शन में, उसी प्रकार L1 और L2 को जोड़ के आप इसकी टोटल क्या निकाल सकते हो? हेनरी में आपकी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल इंडक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद टोटल वोल्टेज अगर आपको निकालनी है तो वोल्टेज हमारी क्या होती है? यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज इसके पास मिलेगी, यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज इसके पास मिलेगी, ठीक है। तो टोटल V हमारी जो होगी क्या होगी? टोटल V वोल्टेज जो हमारी होगी V1 प्लस V2 होगी। जो यहाँ से वोल्टेज गई, कुछ ड्रॉप यहाँ होगी, कुछ ड्रॉप यहाँ होगी। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा V1 और V2 आ जाएगा। मतलब कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगी एज ए रेजिस्टेंस के ला के अनुसार। जैसा रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था वैसा ही इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे R1 R2, L1 और L2 होगा। इंडक्टर के केस में टोटल वोल्टेज हम पढ़ रहे थे V1 V2, सेम होगा V1 और V2, ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं पैरेलल कनेक्शन। चलो इसको साफ कर देता हूँ पहले। सीरीज कनेक्शन से आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं है इसके, तो आपको पैरेलल कनेक्शन बता देते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में आप क्या करते हो? दो कॉइलों को आप पैरेलल में जोड़ते हो। सेम प्रोसीजर, वोल्टेज समान रहेगी, क्या रहेगी? वोल्टेज समान रहेगी दोनों के पास। वोल्टेज क्या रहेगी आपकी जी? समान रहेगी। ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। अगर आपको निकालना है टोटल L क्या होगा? ठीक है, तो होगा 1/1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अगर आप इसको लिखते हो 1/L1/LT, LT का मतलब है टोटल, तो आप इसे लिख सकते हो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट एज ए रेजिस्टेंस बेस्ड, ठीक है। इसमें वोल्टेज समान रहती है तो क्या होगा? करंट डिवाइड होगा, विभाजित होगा। करंट क्या होगा? विभाजित होगा। यहाँ पे आपका जो करंट है वो क्या होगा? विभाजित होगा, ठीक है। L1 और L2 ये थे इसके पैरेलल
कनेक्शन जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोयलों का समूह कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या काम करते हैं। आप इसके यूज़ देखते होंगे, यूज़ पढ़ो इसको, एक दो यूज़ बता देता हूँ आपका। नॉर्मली यूज़ कहाँ होता है, चौक में इसका नॉर्मली यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, चौक में। चौक क्या काम करती है जी, अचानक से परिवर्तनों को रोक देती है और हमारी हाई वोल्टेज के लिए काम करती है। जैसे आप फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ चौक का प्रयोग करते हो तो उसमें क्या होता है, इंडक्टर होता है और इंडक्टर के अंदर अचानक से जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वो वैल्यू बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो चौक में इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात, पावर फैक्टर को लैगिंग करने के लिए, पावर फैक्टर को लैगिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अगर आपको लैगिंग पावर फैक्टर करना है, क्या करना है, लैगिंग पावर फैक्टर, तो आप क्या करो, इंडक्टर लगा दो। इसमें हमेशा ही दूसरी बात भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्योर रजिस्टिव अगर सर्किट है आपका, रजिस्टिव का मतलब है प्योर रजिस्टर अगर लगा है तो उसमें आपका जो पावर फैक्टर होगा वो होगा 1 या यूनिटी जिसे आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर लगा है तो उसमें क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट में आपका पावर फैक्टर क्या करेगा, लैगिंग करेगा, ठीक है, लैगिंग करेगा। उसके बाद आपका कैपेसिटिव सर्किट है, क्या है, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में आपका क्या करेगा, पावर फैक्टर लीडिंग करेगा, ठीक है। पावर फैक्टर यहाँ तक याद कर लो। पावर फैक्टर में स्पेशली एक वीडियो, एक क्लास लेके आऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिटी क्या होता है, लैगिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, ठीक है। तब तक आप याद रखो, प्योर रजिस्टिव में यूनिटी, इंडक्टर में लैगिंग, कैपेसिटिव में लीडिंग, ठीक है। पावर फैक्टर की हमेशा वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यू जो होगी दोनों साइड होगी, ठीक है। इसका मीटर होता है, मीटर की पहचान होती है कोस डेल्टा, उसके अंदर लिखा होता है, क्या लिखा होता है उसके अंदर, कोस डेल्टा, बीच में 0, इस साइड 1, इस साइड 1 होगा, यहाँ पे आपका पॉइंटर होगा, ये आपका क्या है, पॉइंटर, ये आपको क्या दर्शाएगा, ठीक है, क्या दर्शाएगा, आपका पावर फैक्टर। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने इंडक्टर के बारे में जाना, किस प्रकार वर्क करता है और कैसे ये आपका नेचर दिखाता है अपनी। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।